हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। तो इंडियन नेवी एसएसआर एमआर एग्जाम आपको पता है कि 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई और 11 जुलाई को होना है। आपका भी एग्जाम इसी में से किसी एक दिन होने वाला है। उसी के लिए फिजिक्स के टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं जो अति महत्वपूर्ण है, बिकॉज ये मोस्ट रिपीटेड है, बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो एमआर एग्जाम हो, एसएसआर एग्जाम हो। तो आप इन्हें जरूर अच्छे से ध्यान से कर लेना, क्योंकि ये जरूर आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसमें से 30 प्लस जरूर सही करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लास्ट में जरूर बताना आपका स्कोर कितना रहता है। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना ताकि और लोगों के पास पहुंच सके। और चैनल पर न्यू हो, इंडियन नेवी के लिए बेस्ट तरीके का चैनल ढूंढ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लो। उसके साथ में ही आपको बता दूं कि अब काफी कम डेज बचे हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है। तो अग्निवीर, नेवी, एसएसआर एंड एमआर के लिए रक्षक ऐप पर मॉक टेस्ट आ गया है, आप इसे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है रक्षक ऐप का, पहले इंस्टॉल कीजिए, वहां पर रजिस्टर कीजिए अपने आप को अच्छे से, और उसके बाद जो है आप वहां पर पहले डेमो टेस्ट लगाइए। वहां पर डेमो टेस्ट भी है आपके नेवी, एसएसआर और एमआर के लिए, एक एक टेस्ट फ्री है, उसे लगाइए। आपको लगता है उसे लगाने के बाद कि अच्छा है, आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जरूर लीजिए। नहीं लगता है मत लेना, लेकिन जरूर डेमो टेस्ट लगाओ। और एक और बात बता दो, अगर आपका लेने का मन हो तो यहाँ पर इसकी प्राइस 399 रुपीज है, लेकिन आप हमारा कोड अभी 50 यूज करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी 50 यानी ABHI 50, इसे आपको यूज करना है और सिर्फ 200 रुपए में आपको मिल जाएगा। वहीं पर जब आप ले लेंगे उसके बाद आपने मेरा कोड यूज किया होगा, स्क्रीनशॉट उसका रख लेना, और जो आपकी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है 7654743543, यहां पर मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको फ्री वहां PDF भी दे दूंगा। तो जाओ, इसे भी जरूर लगाओ, और साथ में बाकी आप तैयारी कर रहे हो तो वो इंपॉर्टेंट है ही। और ये टेस्ट सीरीज लेने के बाद आपका आईनेट में तो है ही, उसके बाद स्टेज 2 का भी एग्जाम होना है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसलिए टेस्ट सीरीज को जरूर परचेज करो, बेस्ट टेस्ट सीरीज है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। पर है और ये क्वेश्चन है, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? व्हाई डू क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर? निम्न घनत्व, निम्न दाब, निम्न श्यानता और निम्न तापमान। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न घनत्व के कारण बादल जो होते हैं ये वायुमंडल में तैरते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज मोर इरिटेशन? उबलता हुआ पानी, गर्म पानी, भाप और पिघलती हुई प्लावी बर्फ। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। भाप से सबसे ज्यादा जो है वो जलन पैदा होती है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। गर्म पानी से भी उतनी जलन नहीं होगी जितनी की भाप से होगी। क्वेश्चन नंबर 3, न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ नोन? यानी कि घर्षण का नियम, संवेग का नियम, जड़त्व का नियम और गति का नियम। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जड़त्व के नियम से जाना जाता है। लॉ ऑफ इनर्टिया भी इसे बोला जाता है, न्यूटन के पहले नियम को। क्वेश्चन नंबर 4, तेल की सतह पर जल की बूंदों के न ठहरने का क्या कारण है? What is the reason for the absence of water droplets on the surface of the oil? श्यानता, पृष्ठीय तनाव, घर्षण और प्रतिबल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृष्ठीय तनाव जो होता है, यानी जो सरफेस टेंशन होती है, इसी की वजह से तेल की सतह पर जल की बूंदें नहीं ठहरती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पृष्ठीय तनाव का परिणाम कौन सा है? विच इज द रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन? गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव, श्यानता, कैसिकत्व क्रिया और विकिरण। जिनको हिंदी समझ ना आए, इंग्लिश में भी अलग से क्वेश्चंस को टाइप कर दिया है मैंने, इसे देख लेना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैसिकत्व क्रिया जो होती है, कैपिलरी एक्शन जो होती है, जैसे कि जो दिया होता है और उसमें जो तेल का ऊपर आना, बाती के ऊपर आना उसके थ्रू, वो कैसिकत्व का ही उदाहरण है, कैपिलरी एक्शन का ही उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूटन की गति का फर्स्ट नियम जो है किससे संबंधित है? व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन रिलेटेड टू? एनर्जी यानी कि ऊर्जा, कार्य यानी वर्क, गति स्पीड और जड़त्व यानी इनर्टिया। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जड़त्व का नियम बोला जाता है तो ऑब्वियस सी बात है जड़त्व यानी इनर्टिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर पेनिट्रेटिंग पावर? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें और न्यूट्रॉन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गामा किरणें जो हैं इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है इन सभी में। याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? विच लेंस इज यूज्ड इन
फार साइटेडनेस, तो कल मैंने निकट दृष्टि दोष का बताया था, ये क्वेश्चन दूर दृष्टि दोष का है, दोनों इंपॉर्टेंट है। द्विफोकसी लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दूर दृष्टि दोष के इलाज के लिए, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है वो लाल क्यों दिखाई देता है? वाई डज सन अपीयर रेड एट सनराइज एंड सनसेट? क्योंकि उस समय सूर्य केवल लाल रंग उत्सर्जित करता है, लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण प्रकीर्णन अधिक होता है, सूर्य पर्वतों में से निकलता है और लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, लाल को छोड़कर सभी अन्य रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं। ऑल कलर्स एक्सेप्ट रेड गेट स्कैटर्ड, दैट्स वाई लाल जो है बच जाता है और इसीलिए लाल दिखाई देता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य। क्वेश्चन नंबर 10, टेप रिकॉर्डर जो होता है वो कहां नहीं रखना चाहिए? वेयर शुड बी द टेप रिकॉर्डर नॉट बी प्लेस्ड? घड़ी के पास, चुंबक के पास, इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड के पास और रेडियो के पास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चुंबक के पास, नियर द मैग्नेट नहीं होना चाहिए टेप रिकॉर्डर। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले बोलूंगा, अगर आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना, बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, उष्मागतिकी के प्रथम नियम किसके संरक्षण से संबंधित है? द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ ऊर्जा, अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या और तापमान। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ऊर्जा। उष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है वो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसके आयतन पर क्या असर पड़ेगा? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन हीटिंग फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस? धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहले घटता है फिर बढ़ता है, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। ये सवाल आप लोगों को VVI इंटू 10 करके मैं दे रहा हूं, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि आप एग्जाम देने जाओ, आपका फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट हो और जैसे ही आप साइंस का पोर्शन ओपन करो पहला सवाल यही हो जाए या इसी पर आधारित हो जाए जो अन्य सवाल अब मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैंने ऐड कर दिया है, मैं वैसे बोल के भी बता सकता था लेकिन जब आप देखोगे तो ज्यादा समझ पाओगे अच्छे से। यहां पर है, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पहले घटता है फिर बढ़ता है। क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाएगा तो पहले घटेगा आयतन फिर बढ़ेगा। जल का यह विषम विस्तार क्यों होता है? अब ये सुनो, विस्तार इसलिए होता है क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है तथा उसके बाद घटता है। घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए आयतन पहले घटता है फिर बढ़ता है, यानी कि आयतन पहले घटता है फिर बढ़ता है। घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जो है वो कम होने लग जाता है, और उसी प्रकार से जब ये कम होगा यानी जब घनत्व कम होगा तो आयतन बढ़ेगा और जब आयतन कम होगा तो घनत्व बढ़ेगा। When water is heated from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius, its volume first decreases and then increases. The anomalous expansion of water occurs because the density of water is maximum at 4 degree Celsius. एक और सवाल आता है कि जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है? तो वो 4 डिग्री पर होता है। इसीलिए जो ऐसे झील होते हैं, खासकर जम्मू कश्मीर में जो झील है जहां पर कि जो ठंडी के दिनों में क्या होता है कि वहां पर ऊपर का पानी पूरा बर्फ बन जाता है, तो वहां पर यह सवाल उठता है कि जो नीचे की मछलियां होंगी, अन्य जलीय जीव होते हैं, वो वहां कैसे सरवाइव करते होंगे? तो इसका यही मेन रीजन है कि इसी प्रकार से वो सभी सरवाइव करते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलोमीटर से क्या मापा जाता है? व्हाट इज मेजर्ड विद अ बोलोमीटर? आवृत्ति, तापमान, वेग और तरंगदैर्घ्य। इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आवृत्ति को मापा जाता है, फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है? व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रेश वाटर? 3 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 0 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का जो हिमांक बिंदु होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलने लग जाता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो जाता है, यानी बर्फ बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? व्हाट इज द किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ वाट? ये होगा इसका सही अंग्रेजी ऊर्जा का, शक्ति का, बल का और संवेग का। 15 नंबर का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊर्जा का ये जो है एक यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द ऑप्टिकल फाइबर वर्क? परावर्तन, अपवर्तन, संचरण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसी के सिद्धांत पर कार्य करता है प्रकाशीय तंतु। क्वेश्चन नंबर 17, प्रतिरोध की एसआई इकाई, अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? व्हाट इज एसआई और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ओम, फैराडे, हेनरी और वेबर। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ओम जो है ये एसआई या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है किसका? रेजिस्टेंस का, यानी कि प्रतिरोध का। क्वेश्चन नंबर 18, अनुनाद जो है श्रृंखला तंत्र के नियम के अध्ययन के लिए कौन सा उपकरण है? Which instrument is used to study the law of resonance chain system? Hydrometer, sonometer, manometer, क्वेश्चन नंबर 18 है, अनुनाद श्रृंखला तंत्र के नियम के अध्ययन के लिए कौन सा उपकरण है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू स्टडी द लॉ ऑफ रेजोनेंस चेन सिस्टम? हाइड्रोमीटर, सोनोमीटर, स्किग्मो। क्वेश्चन नंबर 18 है, अनुनाद श्रृंखला तंत्र के नियम के अध्ययन के लिए कौन सा उपकरण है? Which instrument is used to study the law of resonance chain system? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोनोमीटर। इसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए? अनुनाद श्रृंखला तंत्र के नियम के अध्ययन के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, निकट दृष्टि दोष में लेंस किस का प्रयोग होता है? मतलब कौन सा लेंस है उसका प्रयोग होता है? विच लेंस इज यूज्ड इन म्योपिया? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस और द्विफोकसी लेंस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। निकट दृष्टि दोष में इसका प्रयोग किया जाता है, दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 20, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? व्हाट इज द लीस्ट परमीबल पार बीम? ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अल्फा किरण, बीटा, गामा और एक्स किरण। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्फा किरण जो है ये न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण है। क्वेश्चन नंबर 21, स्थिर तरंग किसके द्वारा उत्पन्न होती है? द स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? इसका 21 नंबर का सही जवाब क्या होगा? अनुप्रस्थ तरंग अनुदैर्ध्य तरंग के ऊपर आती है। एक समान गति से दोनों तरंगों का एक दूसरे पर आने से, समान दिशा में आना, समान आवृत्ति की दोनों तरंगों के गमन करने से, समान आवृत्ति की दोनों तरंगों का विपरीत दिशा में गमन करना। किस वजह से ये होता है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, समान आवृत्ति की दोनों तरंगों का विपरीत दिशा में गमन करना यही स्थिर तरंग के द्वारा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 22, कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? What should a particle be like at a uniform speed? उसका वेग एक समान ही होना चाहिए, उसका वेग एक समान नहीं हो सकता, उसका वेग एक समान हो सकता है, वह वेग रहित होगा। 22 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसका वेग एक समान हो सकता है। इट्स वेलोसिटी में बी यूनिफॉर्म। पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है?
अल्ट्रावायलेट रेज हैव मोर एनर्जी देन व्हाट? अवरक्त किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें और कॉस्मिक किरणें। 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवरक्त किरणों की अपेक्षा अधिक होती है पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 24, चावल पकाना कहां कठिन है? वेयर इज इट डिफिकल्ट टू कुक राइस? पर्वत की चोटी पर, समुद्र की गहराई से, खान के अंदर तथा सभी स्थानों पर समान है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पर्वत की चोटी जो होती है, ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन जो है, वहां जाओगे तो राइस को कुक करना जो है काफी ज्यादा टफ होता है। क्वेश्चन नंबर 25, नियोन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड नियोन? रॉबर्ट नायस, एंडिको फॉर्मी, मारिस एस ट्रॉवस और विलियम रामसे, एंटोनियो डी यूलोवा और चार्ल्स वुड। इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मॉरिस एस ट्रॉवस और विलियम रामसे ने ये करा है। 26, स्पेस पेन के आविष्कारक कौन थे? हु वाज द इन्वेंटर ऑफ स्पेस पेन? पॉल सी फीसर, रिडोल्फ डीजल, राइट बंधु और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पॉल सी फीसर थे जो है इन्वेंटर थे स्पेस पेन के। क्वेश्चन नंबर 27, सिलिकॉन एक है। सिलिकॉन इज अर्धचालक, अवरोधक, चालक और विद्युत प्रतिरोधक। 27 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन। 28, फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है? ऑन व्हाट प्रिंसिपल डू फाउंटेन पेन्स वर्क? अपवर्तन की क्रिया, गति की क्रिया, केशिका क्रिया और परावर्तन की क्रिया। 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाउंटेन पेन अगेन ये भी काम करता है केशिका क्रिया पर, कैपिलरी एक्शन पर। 29, विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? द कॉइल ऑफ द वायर इन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ विच एलिमेंट? टंगस्टन, नाइक्रोम, कांसा और इस्पात। इसका सही जवाब 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाइक्रोम का बना होता है कॉइल जो होता है किसमें? विद्युत हीटर में। क्वेश्चन नंबर 30, भोजन की ऊर्जा किसमें मापी जाती है? द एनर्जी ऑफ फूड इज मेजर्ड इन व्हाट? केल्विन, जूल, कैलोरी और सेल्सियस। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैलोरीज में मापी जाती है जो भोजन की ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने सेकंड तक बनता है? यह आपको बताना है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने सेकंड तक बनता है। फॉर हाउ मेनी सेकंड्स डज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स ऑन द रेटिना? 1/10वां सेकंड, 1/8वां यानी 1/8 सेकंड, 1/16 सेकंड, 1/5 सेकंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1/16 सेकंड जो है वो सेकंड का 16वां भाग जो है वो उस तरीके से वो बनता है किसके ऊपर? रेटिना के ऊपर। मायोपिया रोग किससे संबंधित है? म्योपिया डिजीज इज रिलेटेड टू व्हाट? निकट दृष्टि दोष, दृष्टि सम। क्वेश्चन नंबर 32, मायोपिया रोग किससे संबंधित है? इसका सही जवाब बताने की नीड ही क्या है? अगर आप इंग्लिश सही से देखोगे तो आपको सही जवाब पता चल गया होगा, ऑप्शन ए म्योपिया से संबंधित है, यानी जो निकट दृष्टि दोष होता है। क्वेश्चन नंबर 33, रेलगाड़ियों में डायनेमोमीटर कार का प्रयोग किस लिए होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ डायनेमोमीटर कार इन ट्रेन्स? डाइनिंग सुविधा के लिए, सैनिक उद्देश्य के लिए, पर्यटकों के लिए और पटरियों की अवस्था रिकॉर्ड करने के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा, पटरियां जो है उनकी अवस्था रिकॉर्ड करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, उनका स्टेट क्या है, उनकी कंडीशन क्या है, डायनेमोमीटर कार का प्रयोग होता है। 34, रेल की पटरी किस धातु की बनी होती है? विच मेटल इज द रेलवे ट्रैक मेड अप ऑफ? मृदु इस्पात की, यानी कि जो माइल्ड स्टील होती है, क्रोम स्टील होती है उसकी, या हाई स्पीड जो होती है उच्च गति इस्पात उसकी, या निम्न में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उच्च गति की जो इस्पात होती है उससे ये बनी होती है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, सुरंग निर्माण में कौन सा रेल इंजन प्रयोग किया जाता है?
विच लोकोमोटिव इज यूज्ड इन टनल कंस्ट्रक्शन? भाप रेल इंजन, विद्युत रेल इंजन, स्टोरेज बैटरी रेल इंजन और उपरोक्त में से कोई नहीं। 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टोरेज बैटरी रेल इंजन का प्रयोग किया जाता है सुरंग निर्माण में। तापमान को किससे मापा जाता है? व्हाट इज द टेम्परेचर मेजर्ड बाय? ऑनिमोमीटर, थर्मामीटर, भूकंप मापी यानी कि सिस्मोमीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, थर्मामीटर में मापा जाता है तापमान को, टेम्परेचर को। सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय एनीमोमीटर, थर्मोमीटर, क्रोनोमीटर और हाइग्रोमीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाइग्रोमीटर के द्वारा सापेक्ष आर्द्रता जो होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, वो मापी जाती है। 38 पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड अल्ट्रावायलेट रेज? रदरफोर्ड, जोहान विल्हेम रीटर, विल्हेम हर्सेल और ऑगस्ट काम्टे। इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जोहान विल्हेम रिटर, जिन्होंने की पराबैंगनी किरणों की खोज की थी। 39 रिमोट कंट्रोल का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द रिमोट कंट्रोल? निकोला टेस्ला, रॉबर्ट अडलर, यूजीन पोली और स्टीव वोजनाक। इसका सही जवाब हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निकोला टेस्ला ने रिमोट कंट्रोल का आविष्कार करा। 40 दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी किससे मापा जाता है? द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज मेजर्ड बाय व्हाट? स्पेक्ट्रोस्कोप से। स्पेक्ट्रोस्कोप दो बार हो गया है, स्पेरोमीटर और सस्टक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सस्टक जो सेक्सटेंट होता है, इसके द्वारा दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को मापा जाता है। एंगुलर डिस्टेंस होती है टू ऑब्जेक्ट्स के बीच, उसे मेजर करा जाता है। 41 लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लेना और शेयर जरूर कर देना वीडियो को। हवा की गति किससे मापी जाती है? विंड स्पीड इज मेजर्ड बाय व्हाट? एनीमोमीटर, टैकोमीटर, बैरोमीटर और भूकंप मापी यानी कि सिस्मोमीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनीमोमीटर के द्वारा जो है इसे मापा जाता है। ब्लफ था। क्वेश्चन नंबर 42 प्रकाश के वेग को किससे मापा जाता है? ये आपको बताना है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 41 हवा की गति किससे मापी जाती है? विंड स्पीड इज मेजर्ड बाय एनीमोमीटर, टैकोमीटर, बैरोमीटर और भूकंप मापी। इसका सही जवाब एनीमोमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 प्रकाश के वेग को किसने मापा था, यानी सबसे पहले किसने मापा था? हु मेजर द स्पीड ऑफ लाइट फॉर द फर्स्ट टाइम? रोमर, न्यूटन, गैलीलियो और आइंस्टाइन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रोमर ने सबसे पहले इसे मापा था। क्वेश्चन नंबर 43 जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है भाई? व्हेन अ मेटल इज हीटेड इट्स रेजिस्टेंस घट जाता है, बढ़ जाता है, या फिर उसके बाद अगर बात करें तो बढ़ सकता है या घट सकता है, नियत रहता है। इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बढ़ जाता है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय, एक बार फिर से आपको सही जवाब बता दो, 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है सापेक्ष आर्द्रता। क्वेश्चन नंबर 45 इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैंप? फोर्ड ने, मार्कोनी ने, एडिसन ने और इनमें से कोई नहीं। 45 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, एडिसन ने जो है वो इन्वेंट करा था इलेक्ट्रिक लैंप को। 46 द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस थर्मोमीटर आर मोर सेंसिटिव देन लिक्विड थर्मोमीटर्स बिकॉज गैसेज द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती हैं, द्रव की अपेक्षा कम प्रसार करती हैं, अधिक मात्रा में फैलती हैं और कम मात्रा में फैलती हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो गैस है वो द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती हैं, वो एक्सपेंड ज्यादा होती हैं, इसीलिए द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, यानी कि ये ज्यादा सेंसिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है सर्वोत्तम उष्मा सुचालक कौन सा है? विच इज द बेस्ट हीट कंडक्टर? पारद यानी कि जो मरकरी होता है पारा, वो उष्मा, गति या गोले। इसका सही जवाब 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पारद।
पारा यानी मर्करी जो है वो सर्वोत्तम उष्मा चालक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, ऑटोमोबाइलों यानी मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण पर कौन सा नियम लागू होता है? विच रूल अप्लाइज टू द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल्स और मोटर कार्स? उष्मा का नियम, पास्कल नियम, आवेश का नियम और गति का नियम। क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। पास्कल का जो नियम है, पास्कल्स लॉ जो है, ये यूज होता है ऑटोमोबाइलों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकारण पे। क्वेश्चन नंबर 49, बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण कौन सा है होता है? विच इज द मिरर प्लेस्ड नियर द ड्राइवर इन द बस? यानी जो साइड मिरर होता है किसी भी गाड़ी में, बस ही नहीं किसी भी गाड़ी में, उत्तल दर्पण, सामान्य दर्पण, अवतल दर्पण और कैमरा। इसका सही जवाब 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है बस में ड्राइवर के पास लगी जो साइड मिरर होती है उसमें। क्वेश्चन नंबर 50, हीरे की चमक का क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन फॉर द साइन ऑफ डायमंड? प्रकाश का बाहरी परावर्तन, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, बहुलित आंतरिक परावर्तन और बहुलित बाहरी परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। यही रीजन है साइन ऑफ डायमंड का, उसका बाहरी परावर्तन होता है प्रकाश का, इसलिए हीरा इतना चमकता है, चमकदार होता है। तो ये 50 क्वेश्चंस थे आज के हमारे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमेशा रिपीट होते हैं। होप आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो वाकई अच्छी लगी है तो वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर देना है अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वो कर लिया तो ऑल कर दीजिए ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके, और वो भी कर दिया तो एक शेयर जरूर कर दीजिए आपके पास ग्रुप हो या किसी के पास जिनको ये नीड हो इन क्वेश्चंस की, उनके पास। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, ये स्टडी विद अभिषेक टेलीग्राम चैनल है, स्टडी विद अभिषेक डाउट सॉल्विंग ग्रुप है और इंडियन नेवी स्पेशल ग्रुप है। इन तीनों को टेलीग्राम पर जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन कर लेना है, और ज्वाइन करने के बाद आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। होप आप सभी लोग ने इस वीडियो को बहुत ज्यादा एंजॉय करा होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर हौसला बढ़ाइए, जरूर बताइए कैसी लगी ये सेकंड पार्ट आप लोगों को, और फर्स्ट पार्ट को अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसे जरूर देखिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।